बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने खदशा जाहिर किया है कि अब हमारी जो मिलिट्री बेसिस है, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर है, इन तमाम बेसिस से लेकर हर जगह पर हूसियों ने फैसला किया है कि उन पर हमला वो करने जा रहे हैं। देखिए, जो मिलिट्री बेसिस होती है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पैसा लगा होता है, पूरा जासूसी का निज़ाम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। अगर किसी मिलिट्री बेस के ऊपर यमन का मिसाइल आकर हिट हो जाता है, कोई भी मिलिट्री बेसिस हो, जाहिर सी बात है अभी तक एक खामोश अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और वो खामोश अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से है कि मिडिल ईस्ट के अंदर से यमन पर अभी तक हमला नहीं हुआ, यानी जो भी हमला हुआ है वो साइप्रस से हुआ है और अमेरिका ने जो हमला किया है वो समुद्रों से किया है। लेकिन अब उन्होंने खदशा जाहिर ये किया है कि जी ये हमारी मिलिट्री बेसिस, चाहे वो मिडिल ईस्ट में या किसी जगह पर हैं, जिबूती में भी हैं, ये उनको हिट करने जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने ये कहा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर तमाम बेसिस को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हमला करेंगे, ये सारी बेसिस उड़ाने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक उन्होंने इस सारे मामले पर कोई बात नहीं की। अगर कोई एक मिसाइल भी आकर किसी भी मिल्ट, चाहे जिबूती में हो, ये आकर अगर मिलिट्री बेस को उड़ा देता है, आप अमेरिका के बारे में एक बात अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका ये जंग जीतने से पहले ही हार जाएगा। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि जो मिसाइल यमन की जानिब से, हूसियों की जानिब से आ रहे हैं, वो मिसाइल हिट हो रहे हैं, यानी वो लग रहे हैं। और अभी जो ईरान ने सूरत हाल की है वो भी उसी में चीज़ें आ रही हैं। यानी उन्होंने इराक में मारा तो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया, वो रोक ही नहीं पाया मिसाइल को, ड्रोन्स लगे आकर, मिसाइल उसने मारा और वो अमेरिका का सारा सिस्टम फारिग हो गया, यानी वो डिफेंस सिस्टम नकारा हो गए। इसी तरह उन्होंने शाम के अंदर मारा तो वहाँ पर भी ये सूरत हाल थी। हत्ता कि शाम के अंदर अमेरिका ने ज़्यादा तैयारी करके रखी हुई है, क्योंकि शाम के अंदर अमेरिका अगर इतना हमला आसानी के साथ होना शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा इशू ये खड़ा होगा अमेरिका के लिए शाम के अंदर कि उसको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर ये ऐसा काम हो गया तो शाम में तो ईरान की भी बेस है, फिर तो वहाँ पर रूस की भी बेस है और वहाँ पर तो तुर्की का भी बड़ा राज है। तो अगर एक दफ़ा टेक्नोलॉजी पूरी तरह बीट हो जाती है, बाईपास हो जाती है, फिर सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है कि जो हमले होते हैं वो ताबड़तोड़ हमले होते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका ने बड़ा मेक श्योर किया है कि जो मर्जी हो जाए, हौसियों का ये हमला कामयाब नहीं होना चाहिए। हमारा डिफेंस सिस्टम यहाँ पर वीक ना हो। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम यहाँ पर वीक हो जाता है तो बस फिर आप ये समझे कि हमारे लिए इस जंग को जीतना तो बड़ी दूर की बात है, हम अपनी जानें ही बचा लें तो बड़ी बात होगी। जाहिर सी बात है, देखिए 55 से 57 हज़ार के करीब अमेरिका के फौजी हैं। अब अगर सारी बेसिस के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इराक वाली हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, शाम में हो, और जितने भी इलाके, यहाँ पर जब उनके हमले शुरू हो जाएंगे तो फिर उनके आप 57,000 फौजियों की जो जान है वो बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा याद रखिएगा, जब मिलिट्री बेस के ऊपर हमला होता है वहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वहाँ डिफेंस सिस्टम होता है, आपने इर्द गिर्द तमाम चीज़ें। लेकिन ये तब अमेरिका ने बात की है जब ईरान ने शाम के अंदर और इराक में हमला किया। अमेरिकी कॉन्सुलेट के बिल्कुल करीब था इजराइल का हेडक्वार्टर और वहाँ पर ये हमला हो गया। और अभी तक अजीब सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा भी इसराइल ने डिनाई नहीं किया इस बात को। उन्होंने ना तरदीद की ना तस्दीक की, उन्होंने इस पर बात ही नहीं की कि जो ईरान ने किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ईरान के मिसाइल तो डिफेंस सिस्टम को बीट कर रहे हैं, तो यमन इस सारी सूरत हाल में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो बिल्कुल वही कर रहा है जो ईरान कर रहा है। जाहिर सी बात है वो कर रहा है। तो जयशंकर ने आकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि देखिए, हम यहाँ से अपने शिप गुजार रहे हैं, आप यमन को कहिए कि हमारे शिप्स पर हमला ना करें। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे बिजनेसमैन इस वक्त खौफज़दा है और हमारे लिए बड़ा मसला होगा, हम आपके साथ खड़े होते हैं, हमारा आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक है, हम चाहते नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हम इस जंग के अंदर नहीं कूदना चाहते, ना हमारा मिडिल ईस्ट की जंग से कोई लेना देना है। तो उन्होंने क्लियर बात की कि चूँकि यमन के मिसाइल रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है तो लिहाजा हमें फेवर चाहिए आपसे। अब आप ये सोचें कि इस वक्त इसराइल के लिए ये चीज़ दर्द सर बनी हुई है और उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ईरान ने जो, देखिए 3 उन्होंने हमले किए हैं पिछले 24 से 48 घंटों में, इराक, शाम और पाकिस्तान के ऊपर, और तीनों वो कहते हैं जी हमने अपने टारगेट को हिट किया है। तो इस सारे मामले के अंदर
यमन के लिए इस बात को सबसे ज्यादा मेक श्योर करना है कि वो अमेरिका को अब हिट करें तो वो निशाने पर जाकर लगे मिसाइल, यानी ये ऐसी सूरत हाल हो जिसमें चीजें क्लियर हो। दूसरी जानिब आप ये देखिए 2021 के अंदर जो बाइडन ने एक चीज पेश की गई थी कि उनको कहा गया था कि यमनियों को, यानी ये हौसी जो है, इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दे। तो उस वक्त अमेरिका के अंदर जो बाइडन, उसने आगे बढ़कर कहा नहीं ये काम नहीं होगा, सदर था। और आज आप देख लें कि वही जो बाइडन, उसने हौसियों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। यानी आप ये सोचिए ज़रा कि अमेरिका ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। अब इस सारे मामले के अंदर वो उनको दहशतगर्द के तौर पर देखते हैं। देखिए हमास के बारे में भी आप ये समझ रहे हैं कि उनको इसराइल और बाकियों ने, किसी एक आधे मुल्क ने, जिस तरह मिस्र और बाकी ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता नहीं है। अब आप जब मैदान जंग में कूदे होते हैं तो तब आपको इस सारी सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं है। अब जब इनको ग्लोबल दहशतगर्द इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो जाहिर सी बात है कोई भी सूरत हाल ऐसी होगी जिसमें उनके साथ मामला तय हो या कुछ हो, वो उसको दुनिया को नहीं करने देंगे और उनको दहशतगर्दों के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। देखिए अभी तक तो ये सारे जो कहते आ रहे थे कि जी वो रेड सी से जो माल जाता है हम अगर बदलते हैं तो वो 20% ज़्यादा उसकी कॉस्ट आती है, 30% आती है, 25-30 दिन या 40 दिन 50 दिन, डिपेंड करता है कौन सा माल जा रहा है, वो लेट होता है। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अमेरिका ने जब ये देखा है कि उनको बुरी तरह ही हिट कर रहे हैं और कंपनीज को नुकसान हो रहा है, तो ये बात बड़ी क्लियरली सामने आई है। ये 20-30% माल का मसला नहीं है, ये इनको अच्छी खासी कॉस्ट लग रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं। उधर आप देखिए कि अगर एक ही जगह पर सारी ट्रैफिक आती है तो ट्रैफिक बिजी हो जाती है, तो ये चीज़ें भी बड़ी परेशान कुन है अमेरिका के लिए। अब असल में उसने इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, वो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि आओ दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करते हैं, और आज ये हमारे लिए खतरा है, कल को आपके लिए खतरा होंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की अब बात को कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अफगान तालिबान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया और उनकी हुकूमत गिराई, एक नई हुकूमत इंस्टॉल की, अफगानिस्तान में लड़ाई की, और 21 साल 22 साल के बाद उन्हीं दहशतगर्दों से डील करके उन्हीं को इक़्तिदार देकर पैसा लगा के अमेरिका वहां से रवाना हो गया मार खा के। तो दुनिया ने इस बात को सोचा कि ये क्या है, वही दहशतगर्द है। उनके पासपोर्ट थे नहीं थे, वो ट्रैवल करते थे, पाकिस्तान भी आ रहे थे, मॉस्को भी जा रहे थे, ईरान भी जा रहे थे, तुर्की भी जा रहे थे, कतर भी डील हो रही थी। और याद कीजिए कि उस वक्त ये भी फैसला हो गया था इनको व्हाइट हाउस बुलाना है, और उस वक्त तो एक हमला हो गया था, वरना ये व्हाइट हाउस जा रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये मामला हो रहे थे। तो इस वक्त फिर उस वक्त दुनिया ने जब ये चीज़ देखी कि अब अमेरिका अगर उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहा है कि चलो हम इन पर हमला करेंगे, अमेरिका की सोचा कि उसका साथ देने को तैयार नहीं। अगर ये बात होती तो क्या जयशंकर जाकर बातचीत करता है ईरान से और जाकर कहता कि यमन को आप रोके कि हमारे कम से कम शिप को तबाह ना करे, बाकियों से हमें कोई लेना देन, हमारे लिए मामला ख़राब ना करें। तो आपसे गुजारिश आप उनसे बातचीत करें। फिर उन्होंने कहा जी देखिए इसराइल माल जाएगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब उन्होंने जाहिर सी बात है प्लान ये किया कि हम इजिप्ट उतार दें माल, आगे रफा क्रॉसिंग, यानी कुछ ना कुछ तो सूरत हाल उन्होंने तय की होगी। जब ये बात भी यमन को पता चल जाएगी तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिका के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ा एक प्लान था वो नाकाम होने के बाद उनको बात समझ नहीं आ रही। वो ये समझ रहे थे कि हम यमन के ऊपर दबाव डालेंगे, हम ये करेंगे, ये रुक जाएंगे, वो नहीं रुके। दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक अजीब सी बात हो रही है कि दुनिया में बड़े बड़े ममालिक, यानी जंगे एक तरफ बढ़ते बढ़ते फिर पाकिस्तान के अंदर भी हमला हो गया, फिर ईरान ने इराक में कर दिया, वहाँ से भी वो चीख रहे। आप एक चीज़ गौर से देखिए, कई ममालिक नए एंटर हो रहे हैं। इसराइल और हमास की जो लड़ाई हो रही है उसका मामला कहीं ना कहीं बैठता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं हो रही या वो इसराइल वहाँ नुकसान नहीं उठा रहा है या कुछ नहीं हो रहा। वहाँ नुकसान वो इतना ज़्यादा उठा रहे हैं कि इसराइल के आर्मी चीफ को अब दोबारा ये बयान देना पड़ा है कि कम अज़ कम हमारे नज़दीक ये 2025 तक ये जंग जारी रहेगी। यानी 2025, अभी 2024 शुरू हुआ है, 2025 तक का मतलब ये नहीं है कि जी जनवरी 1 तारीख को जंग खत्म हो जाएगी। देखिए पहले उन्होंने कहा था 6 महीने, फिर उन्होंने 8 महीने कहा, फिर उन्होंने कहा जी 1 साल, अब 2025 तक ले गए हैं। 2025 का मतलब ये है
कि हो सकता है 2025 दिसंबर का वो कह रहे हो, यानी तकरीबन पूरे 2 साल, और उसके बाद जाकर मजीद कहते हैं कि 5 साल। अमेरिका ने क्या कहा था, 2 महीने में अफगानिस्तान फतह हो जाएगा। फिर उसने कहा था मुझे 1.5-2 साल चाहिए सारा कुछ समेटने के लिए। तो फिर 1.5-2 साल जो थे वो 21-22 साल बन गए। अब यही सूरत हाल है, कोई इसराइल को नहीं रोक रहा। इसराइल उसी तरह लड़ाई करता जा रहा है, कोई सर पैर नहीं है। बाकी ममालिक अब जो है वो नए नए ऐड होते जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं। देखिए आप जो मर्जी कहें, ड्रैग करते करते कम से कम ये जंग पाकिस्तान तक एक हमला आया है। देखिए ईरान ने आज से पहले इस तरह का हमला तो नहीं किया कभी। ईरान ने क्यों हमला किया, उन्होंने एक चीज देखी कि यमन ने जो हमला किया है अमेरिका के ऊपर, शिप्स के ऊपर, जो उन्होंने कहा मिलिट्री बेसिस पर करना है, वो नाकाम नहीं हुआ, यानी वो कामयाब हुआ। और बाकी शिप्स पर यानी उन्होंने कुछ 34 हमले किए हैं और वो सारे कामयाब हुए। तो उनको ये लगा कि अच्छा हमारा जो मिसाइल वाला सिस्टम है ये कामयाब हो गया। फिर उन्होंने बाद में उसकी भरपूर ट्राई की, जो शाम के अंदर और इराक के अंदर हुआ। तो उसकी कामयाबी के बाद उनको लगा कि पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर देना चाहिए, ताकि हम सबको पैगाम दे दें कि हमारी पावर क्या है। अब वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान तो हमारा भाई है, हमने उनके किसी आम लोग पर हमला नहीं किया, किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया, हमने हमला किया वहाँ जो दहशतगर्द थे और वो ईरान के अंदर हमले करे, तो लिहाजा हमने उनको मारा। अब ये अजीब सूरत हाल है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान का मौकफ अलग है और पाकिस्तान ने उनको वार्न किया है कि आप अगर इस सारी सूरत हाल में इसी तर्ज अमल को लेकर रखेंगे तो फिर हमारी तरह से फिर इसके जो नुकसानात होंगे उसकी जिम्मेदारी वो आप पर डालेंगे। यानी आप कबूल करें इस सारे मामले को, जो भी फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम इसे पीछे हटने का ऐलान करते हैं, क्योंकि आप फिर लड़ाई को हवा दे रहे हैं और फिर लड़ाई होती है तो आपको नुकसान होगा। उधर चाइना अपना रोल प्ले कर रहा है, वो कह रहा है कि यार आप दोनों काम डाउन हो जाए। तो आप सोचिए ज़रा, ईरान ने जब ये देखा, अगर ये अब जंग में लोग कहते हैं कि नहीं ईरान का इंडिविजुअल था और ये शायद इस जंग का ताल्लुक नहीं है, अगर यमन इस सारी सूरत हाल में वो मिसाइल जो ईरान ने उनको दिए हैं वो अमेरिका पर ना मारता और उसके खास तौर पे शिप ना तबाह करता, उसकी नेवी डिटेक्ट ना कर पाती, बनाना और मैदान में उतारना मिसाइल को, ये अलग बात है। तो ईरान को शायद ना पता चलता कि भाई उसकी पावर कितनी है या उसके मिसाइलों की कैपेसिटी कितनी है। ये ऐसी सूरत हाल तो जाहिर सी बात है पेश ना आती। तो करते करते अब मामला ये आ चुका है कि ईरान ने अब पूरी अपनी जो तैयारी की हुई है उसमें उन्होंने यमन को आगे रखा है कि अब हम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे। आप अगर गौर करें तो अमेरिका, इसराइल और ईरान, ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये आपस की लड़ाई नहीं करती, वो प्रॉक्सी से लड़ाई करती हैं। उनकी प्रॉक्सी उधर लड़ाई करती है, उनकी प्रॉक्सी उधर लड़ाई करती है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल बनती है उसमें अब यमन को वो फ्रंट पर लेकर आए। इसीलिए अमेरिका ने यह बात कही है कि इन्होंने अब हमारी मिलिट्री बेसिस को उड़ाना है और वहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा। देखिए नेवी के अंदर तो अमेरिका इस वक्त नाकाम हो गया। जो मिलिट्री बेसिस के ऊपर अगर बाहर से कोई दूर से मिसाइल आता है, जैसे मिसाल के तौर पर अब ये जो 1200 किलोमीटर दूर वाला मिसाइल है, अगर ये यमन को प्रोवाइड कर दिया हुआ हो ईरान ने, फिर क्या होगा? क्योंकि ईरान ने कहा था कि हमारे मिसाइल अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता और उन्होंने देख लिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यही मिसाइल अगर ईरान ने यमन को दिया और यमन ने यहाँ से फायर कर दिया और उसने जाकर इराक के अंदर उसकी मिलिट्री बेस को उड़ा दिया, क्योंकि ईरान की तो लड़ाई नहीं है ना अमेरिका के साथ डायरेक्टली, तो वो तो कोई भी हमला कर दे, वो तो कह दे हमने ये किया। लेकिन जब यमन हमला करेगा तो मकसद ईरान का पूरा हो जाएगा, लेकिन नाम ये आएगा यमन का। अब उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दे, ईरान को फर्क नहीं पड़ता, उन पर ऑलरेडी पाबंदियां और सारी चीजें। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें ईरान अब ये चाहेगा कि हम एक नया टेस्ट कर लें और वो मिलिट्री बेसिस पर हो, और वो चाहेगा कि यमन के ऊपर चूंकि जंग इन्होंने छेड़ दी, स्ट्राइक किया है। अब जाहिर सी बात है अमेरिका ने वहां पर स्ट्राइक किया है तो वो भी स्ट्राइक कर सकते हैं। अब अमेरिका ने जब इसराइल को हथियार दिए हैं तो इसराइल वो मिसाइल हथियार सब पर बरसा रहा है, इंक्लूडिंग हमास और फलस्तीन। तो वो ये कहेंगे भाई हम भी यहाँ पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होने वाला है। और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर अगर ये हमले होते हैं तो ये सबसे बड़ी सूरत हाल देखने वाली होगी कि किस मिलिट्री बेस पर, जबूती पर, मिडिल ईस्ट पर या किसी और जगह पर। क्योंकि अब तक की सूरत हाल ये है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अपने आप को अलग रखा हुआ है यमन की लड़ाई से, और ये एक अच्छा फैसला था। उसकी वजह ये है कि ये तो इसराइल तो ये चाह रहा था कि मुस्लिम कंट्रीज को ड्रैग करके उसमें ले आए, तो उन्होंने अच्छा काम ये किया कि मामला सामने रखा। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हालात किस करवट रुख लेते हैं
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तयशुदा है कि ईरान ने अपने मिसाइलों को टेस्ट अमेरिका जैसे डिफेंस सिस्टम पर किया है, चाहे वो यमन के थ्रू करे, चाहे वो अब खुद करे। उन्होंने पहले टेस्ट करवाया, फिर उन्होंने हमला किया, तो जाकर वो डायरेक्टली हिट हुआ, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।